बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस टॉपिक का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्यूटेंट, ठीक है। ये बेसिकली ना इस चीज़ को मैयर करने का जो मेथड था ना वो सिमन ने दिया था, बेने ने दिया था, ठीक है। लेकिन उसको जो डेवलप करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है, वो लेविस टर्मन ने किया था, ठीक है। उसने इसको मॉडिफाई किया था, इसको दोबारा से रिवाइज़ किया था, ठीक है। लेविस टर्मन इन हिज अडॉप्टेशन ऑफ बेनेट सेमन इंटेलिजेंस टेस्ट डिवेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्यूटेंट, ठीक है। उसने क्या किया था कि उसने ना ये चीज़ की थी कि उन्होंने सैमन ने जो किया हुआ था ना कि उसने बच्चों पे टेस्ट को अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। जब उसने टेस्ट को बनाया था तो उसने जब बच्चों पे अप्लाई किया तो उसने क्या किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहला स्पेलिंग आपके पास है बॉल, ठीक है, उसके बाद उसने नेक्स्ट स्पेलिंग रख दिया एप्पल, मतलब कि सीक्वेंस से पहले 4 वर्ड का स्पेलिंग, फिर 5 वर्ड्स का, फिर 6 का, इस तरह ना उसने वर्ड्स के हिसाब से ना अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से उनको रख दिया। या फिर ऐसा समझ लें कि अगर मैं आपको कहूँ कि 2 3 4 याद करें, आपने साथ ही कह देना जी याद है। मैं आपको कहूँ 5 4 7 याद करें, आपने कहना याद है। मैंने कहना चलें ठीक है 3 2 7 9 1 2 5 4 3 1 2 0 ये याद करें। डेफिनेटली आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करेंगे कि जी इसने बोला क्या, दोबारा लिखेंगे और उसके बाद कहेंगे जी हमें आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि उन्होंने ना इस चीज़ को इस तरह सीक्वेंस वाइज ना उस चीज़ को मुश्किल बना के, उन आइटम्स को मुश्किल बना के ईजी से मुश्किल की तरफ, ठीक है, डिफ़िकल्ट की तरफ या लो से हाई की तरफ वो गए थे, ठीक है। उसमें उन्होंने बच्चों को ना चेक किया कि वो बच्चे जो थे ना वो किस हद तक अपना जो इंटेलिजेंस रखते हैं, ठीक है। अब क्या था कि उन्होंने ना एज के हिसाब से सेट कर लिया था कि इस एज के बच्चों के इतने % क्वेश्चंस जो है ना वो नॉर्मल बच्चों में ठीक होने चाहिए। अगर गिफ्टेड चाइल्ड हैं तो वो अलग बात है, और अगर मेंटली रिटार्डेड हैं तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 70 का स्कोर रखा हुआ है ना कि नॉर्मल पॉपुलेशन का स्कोर ये होना चाहिए, तो अगर किसी का 7 मतलब कि 60 से भी नीचे है ना तो मतलब उसको उन्होंने मेंटली रिटार्डेड कह दिया, ठीक है। और अगर किसी का 80 से अबव है तो उन्होंने उसको गिफ्टेड चाइल्ड कह दिया। उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि हम लोग IQ को किस तरह मेजर कर सकते हैं, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज क्या है, मतलब उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, उस लिहाज से वो किस एज की कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उसकी जो एक्चुअल एज है, अगर 13 ईयर है तो आप 30 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। इस तरह हम लोग को क्या मिल जाती है, उसकी IQ इंटेलिजेंस क्यूटेंट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेंटल एज का जो टेस्ट है ना उसको सॉल्व करने के हवाले से पता चलता है कि जैसे 7 साल का बच्चा जो है ना टेस्ट को फिल करेगा उसकी मेंटल एज क्या है, ठीक है। अब क्या है कि आपने ये नहीं करना कि 7 साल के बच्चे का टेस्ट जो है वो आपने 13 साल के बच्चे वाला लेना है। आपने उसका टेस्ट जो है उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेना है। अगर वो उस टेस्ट को बहुत अच्छा कर जाता है तो मतलब वो गिफ्टेड चाइल्ड में है, लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं कर पाता तो वो मेंटली रिटार्डेड है। और अगर वो 70% उस टेस्ट को अटैम्प्ट करता है तो मतलब वो किन चाइल्ड में फॉल करता है, वो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद है डेविएशन क्यूटेंट है, ठीक है, IQ क्यूटेंट है। हर एज के मतलब एक सीरीज़ होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे हम, इसकी बेस पे कि IQ को मेजर करते हैं। जैसे न्यूज़ डिटरमाइन किए जाती हैं अमेरिका में कि किस बुनियाद पे उन्होंने की है, ठीक है। या फिर ये देखें कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे आर्मी में मतलब कि अक्सर टेस्ट होता है आर्मी अल्फ़ा, आर्मी बीटा टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है दिस अप्रोच डेविएशन IQ जो है वो इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। दिस अप्रोच डिफाइन द IQ एज द रेशियो बिटवीन अ पार्टिकुलर स्कोर that an individual attain on a given intelligence test and the score that on average individual of his or her chronological age may be used to attain on the same test, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल स्कोर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड स्कोर से डिवाइड कर देते हैं। गॉट इट, ओके। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा था कि जो बंदा टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है या इंटेलिजेंस टेस्ट को बना रहा है ना उसको मेटाफॉर्स का ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको मेटाफॉर्स का पता नहीं ना होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे वेशलर इंटेलिजेंस स्केल में उसने क्या उनसा जियोग्राफिकल मेटाफॉर्स को यूज़ किया था कि एक बच्चे का मेंटल मैप जो है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर उसको मेटाफॉर्स का
पता नहीं ना होगा तो वो बड़ी बुरी तरह इफेक्ट करेगा उसके टेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद क्या, कोफन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन जो है उसने 1984 में डेवलप किया था, उसने कंप्यूटेशनल मेटाफॉर्म्स को यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही है कि कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिन विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ अदर ऑफ द सेम एज, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आप 6 सेमेस्टर के बच्चों की प्रोग्रेस को कंपेयर करना चाह रहे हैं ना, तो आपने 6 सेमेस्टर के बच्चों की प्रोग्रेस से ही कंपेयर करना है। ये नहीं करना कि आपने उसके 7 सेमेस्टर के बच्चों के साथ या 8 के या फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ कंपेयर करनी है। आपने उसके जो इक्वल होगा ना उससे के साथ कंपेयर करनी है। जिस तरह वो टीचर्स परसेंटेज निकालती हैं और फिर कहती हैं जी इस बच्चे की कम है, इसकी ज़्यादा है, हम लोग 1 क्लास से कंपेयर करके नहीं निकालते, नहीं ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, उसकी एज फेलो जो होते हैं, उसकी क्लास फेलोज जो होते हैं, उनके हिसाब से उसकी परसेंटेज लेते हैं और चेक करते हैं कि बच्चा किस हद तक वीक है और इसको किस हद तक मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ है, उन्होंने क्या कहा था, वी क्रिएट ऑल द कंडीशन फॉर टेस्ट, मतलब कि जिस कंडीशन जो अगर टेस्ट एप्लीकेंट ने कहा है ना कि खामोशी होनी चाहिए, बिल्कुल श्योर नहीं होना चाहिए, तो खामोशी ही होनी चाहिए, बिल्कुल भी श्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो कंडीशंस उन्होंने बता दी हैं ना, इंस्ट्रक्टेड कंडीशंस कि इस टेस्ट के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए, आपने सिर्फ उन कंडीशंस को फॉलो करना है और वो मस्ट आपने इंश्योर करना है कि वो कंडीशंस जो है अवेलेबल है। उसके बाद है मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि अब जो आपने टेस्ट ले लिया उसको आपने एनालाइज़ करना है। उसको जब आपने एनालाइज़ करना है तो आपने उस बेस पे करना है जो टेस्ट की इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, जो आपकी टेस्ट की इंस्ट्रक्शन बन गई है कि अकॉर्डिंग टू कल्चर कि यहाँ पे ये क्राइटेरिया, आपने उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही मैनुअल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो करके उस टेस्ट को इंटरप्रिटेशन करनी है और उसकी स्कोरिंग करनी है। उसके बाद है करंटली वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले इसमें स्टैनफोर्ड का है, ठीक है, स्टैनफोर्ड बैने का है। उसके बाद वेशले इंटेलिजेंस स्केल्स 3, ठीक है, 3rd एडिशन है इसका। उसके बाद क्या है, कोफन की जो असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन है, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद वेशले इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट है, इसका भी 3rd एडिशन है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टैनफोर्ड बैने का डिस्कस करते हैं, इसका 4th एडिशन है, जो इस टाइम चल रहा है वो इसका 4th एडिशन है, ठीक है। इसमें 15 सब टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसने कहा क्या है। द वर्क ऑफ सीमन एंड टर्मन लिव्स ऑन टुडे इन अ वेरी रियल सीन इन द 4th एडिशन ऑफ स्टैनफोर्ड बैने इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। स्टैनफोर्ड बैने के इंटेलिजेंस टेस्ट के तौर पे इनका काम आज भी जिंदा है, ठीक है। स्टैनफोर्ड बैने ने क्या किया था कि इसका जो टेस्ट है ना वो इंडिविजुअल है, मतलब कि इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल फंक्शन। जो रियल टेस्ट था ना उसमें वर्बल और नॉन वर्बल जो चीज़ें थी ना वो थी। ईच टास्क और सबसेट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन। अब जो हर टास्क था ना वो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन पे रिले करता था और उसमें क्या था कि लेवल ऑफ ईजीनेस से लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहे थे, मतलब कि ईजी से वो डिफ़िकल्टी की तरफ उनको लेके जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो ओरिजिनल टेस्ट था ना उसमें सिर्फ वोकेबलरी वगैरह थी और वर्बल सब टेस्ट थे जो ओरिजिनल टेस्ट था। लेकिन उसके बाद 4th एडिशन जो आया, टर्मिन ने उसको मॉडिफाई किया, उसमें उन्होंने क्या किया था, नॉन वर्बल सब टेस्ट को भी ऐड कर दिया था, ठीक है। अब 15 सब टेस्ट जो हैं उनको 4 ब्रॉडर कॉन्टेक्ट्स में उनको एरियाज़ में अरेंज किया गया है। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन। उसके बाद क्या है, वर्बल रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशंस, ये आ जाते हैं वर्बल रीजनिंग में। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट विजुअल रीजनिंग, उसमें क्या है, पैटर्न एनालिसिस, कॉपिंग, मैट्रिक्स। उसके बाद है पेपर फोल्डिंग और उसको कटिंग, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव नंबर सीरीज़ और इक्वेशन बिल्डिंग, कि इक्वेशन कितनी जल्दी बिल्ड करते हैं। उसके बाद ये STM मैंने लिखा हुआ है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या करते हैं, हमारी बेड मेमोरी जो होती है, मतलब नींद जो होती है, नींद में हम लोग कोई ख्वाब देख लेते हैं तो सुबह उठ के हम लोग को भूल गया होता है, ठीक है। बेड मेमोरी आ जाती है, मेमोरी ऑफ सेंटेंस आ जाती है, ठीक है, डिजिट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल, इसने
5,000 इंडिविजुअल को यूज़ किया था, जिनकी एज जो थी ना वो 2 से लेकर 23 तक थी, ठीक है। ज़्यादातर यूएस की पॉपुलेशन इसने यूज़ की थी, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो यूएस की पॉपुलेशन के लिए ही बेनिफिटेड है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके हर कल्चर में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये है कि आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस के कल्चर में वो पूछते हैं कि आपको शराब पीना पसंद है, ठीक है, या आपको बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप रखना पसंद है, तो डेफिनेटली वो अगर वो कहें कि जी हमें शराब पीना नहीं पसंद या हमें बॉयज़ के साथ कल्चर लेना नहीं पसंद, तो उनके नॉर्म्स के खिलाफ है, ठीक है, अगर वो टेस्ट में पूछ लें। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में पूछा जाए एज़ कम्पेयर टू यूएस से, तो हमारे कल्चर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हमारा कल्चर उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल क्वेश्चंस ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने क्या कहा है कि अगर 0.80 मतलब कि 0.80 से लेके 0.90 तक हो, मतलब कि इसकी रेंज जो है, तो वो टेस्ट जो है वो हाईली रिलायबल होता है, ठीक है। और उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या होते हैं, टू वेज़ हैं, कोरिलेशन विद अदर मेजर्स और कोरिलेशन विद द टेस्ट ऑफ स्कूल अचीवमेंट, ठीक है। क्या करना है, कोरिलेशन विद अदर मेजर्स और कोरिलेशन विद टेस्ट ऑफ स्कूल अचीवमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मेंटल रिटार्डेड और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैचलर का इंटेलिजेंस स्केल डिस्कस करते हैं। बैचलर का इंटेलिजेंस स्केल सबसे पहले हम लोग WPPSI को डिस्कस करते हैं। ये ना इसका मतलब है बैचलर प्री स्कूलर एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस फॉर एज 2.5, मतलब कि 2.5 ईयर्स के लिए है, ठीक है। अंडरगोज 1 रिवीजन, उसकी एक ही रिवीजन हुई है, और अब इसका जो मॉडिफाई वर्जन है वो 1989 में आया था, WPPSI/R, ठीक है। तो ये जो है ये फाइनल वर्जन आया उसका। उसके बाद बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड 3rd एडिशन, जो अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर हो रहा है, ठीक है। टेस्ट दैट रिक्वायर 1 to 2 आवर्स, इसमें 1 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। 13 सब टेस्ट हैं और 2 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं इसकी, ठीक है। 13 इसमें हमारे पास कहते थे 15 सब टेस्ट थे, इसमें 13 सब टेस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, वर्बल सब टेस्ट और परफॉर्मेंस सब टेस्ट। वर्बल में क्या है कि बेसिक नॉलेज चाइल्ड एक्वायर अबाउट वर्ड एंड बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग स्टोरेज ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन। बच्चे की वोकैबुलरी लिस्ट याद करने के लिए दें, मतलब कि बच्चा जो आपकी दुनिया से जो नॉलेज ले रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रोसेसिंग और उसकी स्टोरेज ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन किस तरह का रहा है, ये सारा हमारे किस में आता है, वर्बल सब टेस्ट में आता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस सब टेस्ट। परफॉर्मेंस सब टेस्ट में क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं। इसमें हमारी वर्बल स्किल्स नहीं इस्तेमाल होती, इसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बच्चे को वो टॉय दो, वो टॉयज़ होते हैं जो कंबाइन करके तो आप एक शेप बना लेते हैं, या एरोप्लेन या शिप बना लेते हैं, जो भी, ठीक है। आप बच्चे को वो कार्ड्स दें और कहें जी आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, आप इसको परफॉर्म करो, तो वो हमारी क्या है, परफॉर्मेंस सब टेस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद है फैक्टर एनालिसिस। इसमें 4 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्बल कंप्रीहेंशन, इसमें क्या आती है, इंफॉर्मेशन, सिमिलैरिटीज़, वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन। उसके बाद है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारे पास आती है पिक्चर कंप्लीशन और पिक्चर अरेंजमेंट और ब्लॉक डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, अर्थमेटिक डिज़ाइंस आते हैं इसमें। उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड आती है हमारे पास। प्रोसेसिंग स्पीड इसमें क्या आती है, कोडिंग, सिंबल्स और सर्च। उसके बाद कॉफमैन की जो कॉफमैन असेसमेंट बैटरी है, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन। इसने 1970 और 1980 में ना इनके साथ काम किया था, जिन्होंने बैचलर के टेस्ट को ना मॉडिफाई किया था, ठीक है। उन टर्मन वगैरह के साथ इसने काम किया था। देन इसने ना एक स्टाइल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को डेवलप किया था। इसने क्या कहा था, सबसे पहले सीक्वेंशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्वेंस वाइज प्रोसेस होती है। ईच टेस्ट आइटम प्रेजेंट अ प्रॉब्लम दैट मस्ट बी सॉल्व बाय अरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंशनल और सीरीज ऑर्डर, ठीक है। सीरीज ऑर्डर में या सीक्वेंशनल ऑर्डर में इसको अरेंज करें, फिर ही आप उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बच्चे को कह दें कि बैठ के ABC याद करो, ठीक है, ABC को रिवाइज़ करो, याद करो, तो आप उसको क्या कर दें, B कहीं पे लिखा हो, C कहीं पे लिखा हो, D कहीं पे लिखा हो, Z कहीं पे लिखा हो,
और वाई कहीं पे लिखा हुआ आपने, तो आप उसे कहे जी चलो इसको करो, लेकिन उससे नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको लर्न करवाएंगे, उसको बाकायदा बुक देंगे और उसको पिक्चर्स के साथ लर्न करवाएंगे, तो वो डेफिनेटली वो उस चीज़ को ईजीली अटैम्प्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक ऑर्डर में अवेलेबल होती है। ठीक है, उसको मतलब कि और बच्चों को उस ऑर्डर में रिपीट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक जो डांस का मास्टर है वो क्या करता है, हैंड मूवमेंट बनाता है और बच्चों को कहता है तुम लोग इस तरह की हैंड मूवमेंट्स बनाओ। ठीक है, अगर तो बच्चे उसी ऑर्डर में हैंड मूवमेंट्स को रिपीट कर लेते तो मतलब वो बच्चे नॉर्मल है। लेकिन अगर उसमें से मतलब कि उसने 7 हैंड मूवमेंट्स कहा है कि आपने इसी तरह रिवाइज़ करनी है, तो वो 7 हैंड मूवमेंट्स में से 5 करते हैं तो वो नॉर्मल है। अगर वो 7 के 7 फर्स्ट अटैम्प्ट में कर जाते हैं तो मतलब वो गिफ्टेड है। और अगर वो 7 में से 2 भी नहीं कर पाते तो मतलब वो चाइल्ड जो है वो इंटेलिजेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इस तरह क्या है, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू वो चेक करते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल क्या है। सीक्वेंशनल इंफॉर्मेशन सीरीज, सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको कहते हैं सीक्वेंस में ही रिवाइज़ की जाए। उसके बाद है सिमिल्टेनियसली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क और स्पाइटल और ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर। ठीक है, कुछ खास प्रोसेस के लिए हम अपनी एबिलिटीज़ को कलेक्ट करके सिंथेसाइज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद है अचीवमेंट स्केल है। इसमें अचीवमेंट स्केल बेसिकली क्या है, दैट इज़ इंटेंडेड टू असेस फैक्चुअल नॉलेज एंड स्किल टिपिकली एक्वायर्ड इन स्कूल। उसके बाद क्या है, अगर इसका 0.93 होगा अचीवमेंट सब टेस्ट, तो ये क्या होगी, इसकी एक गुड रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3, इसका भी 3rd एडिशन है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो 1939 में आया था। ठीक है, ये बिल्कुल बैचलर इंटेलिजेंस स्केल चाइल्ड की तरह ही है, लेकिन बस इसमें क्या है कि चाइल्ड की ज़रा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम होगा, लेकिन इनका डिफ़िकल्टी लेवल और इजीनेस लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि इजी लेवल जो हमारे पास हमारे नज़दीक जो चाइल्ड के लिए बहुत डिफ़िकल्ट लेवल होगा ना, वो हम लोग बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में वो इजी लेवल पे रखेंगे, क्योंकि वो एक मैच्योर बंदा है और उसकी मैच्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि रिलायबिलिटीज़ जो है, ठीक है, वो हम लोग क्या है कि अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी 0.90, ठीक है, फॉर फुल स्केल, तो वो क्या होगी, फुल स्केल IQ होगी और इंटरनल कंसिस्टेंसी ये गुड रिलायबिलिटी में आएगी। उसके बाद बिटवीन 0.80 से 0.90 के दरमियान होगी तो वो परफॉर्मेंस क्या होगी, IQ की परफॉर्मेंस होगी। 0.90 के दरमियान होगी तो फुल स्केल IQ होगा, और अगर 0.80 से 0.90 के दरमियान होगी तो वो परफॉर्मेंस IQ होगा। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है हमारे पास। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बेसिकली ना बेंटन ने 1994 में डिफ़ाइन की थी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। इसको उसने डिफ़ाइन इस तरह किया था, द प्राइमरी पर्पस ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इज़ टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन ब्रेन बाय एवेल्युएटिंग एंड इंडिविजुअल बिहेवियर इन defined stimulus response situation, relationship between function of specific area of brain and behavior। इसने बताया था, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम लोग ब्रेन और बिहेवियर जो है स्पेसिफिक टाइप के उनका रिलेशनशिप चेक करते हैं। 3 मतलब कि इसमें यह है कि अगर कोई आपका एरिया मतलब कि लैंग्वेज एरिया लॉस हो जाता है, किसी बंदे का एक्सीडेंट वगैरह में या किसी टेंशन की वजह से लैंग्वेज एरिया जो है वो लॉस हो जाता है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि बोलना कैसे है। ठीक है, तो वो बंदा क्या होगा कि आप उसका क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे। अब उसको एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे कि आप चेक करेंगे उसके लेफ़्ट हेमिस्फीयर में कौन सा पार्ट जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू आप इस तरह करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन साइकोलॉजी, जिस तरह हम लोग नॉर्मल साइकोलॉजी में 4 Ds को डिस्कस करते हैं, इस तरह हमारे पास साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 3 L होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है लियन, जिसमें लियन डिटेक्शन, इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई लियन और इंजरी इन ब्रेन। ठीक है, इसमें हम लोग इंजरी और लियन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद है लोकलाइजेशन, आइडेंटिफाई वेयर इन ब्रेन डैमेज एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्रेन में कहाँ पे डैमेज एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद है लेटरलाइजेशन, वट एवर डैमेज इन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द ब्रेन। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं कि हमारे ब्रेन का कौन सा एरिया जो डैमेज हुआ है। उसके बाद है हेल्स्टेड
रिटर्न बैटरी, ठीक है। उसमें ना इस बंदे ने क्या किया था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ देन कंपेयर टू अ नॉर्मेटिव सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज क्लिनिकल सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल वो हैव नो ब्रेन इंजरी और डिसऑर्डर व्हेन दे वर टेस्टेड। मतलब उसने क्या कहा है कि उसने ये कहा है कि एक बंदा जिसका आप टेस्ट ले रहे हैं उसको पहले उस बंदे से कंपेयर करें जो एक नॉर्मल बंदे का टेस्ट लिया हुआ है। मतलब कि अगर किसी बंदे का ब्रेन में लैंग्वेज एरिया मिसिंग है, ठीक है, ब्रेन में लैंग्वेज एरिया मिसिंग है, तो आप उसका टेस्ट लेते हैं। अब आप उसको नॉर्मल पर्सन से रिलेट करें कि नॉर्मल पर्सन से कितना डेविएंट कर रहा है, कितना मुख्तलिफ है उससे, ठीक है। उसे कर लिया आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे इनफ नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने क्लिनिकल सैंपल जो बनाया हुआ है ना, आप क्लिनिकल सैंपल जो है, ठीक है, आपने फिर उसके साथ उसको मेजर करना है। मतलब अगर एक इंसान को बुखार है तो आप उस दूसरे इंसान से चेक करें कि इसको भी बुखार है, हाँ ठीक है यार, इसका भी बॉडी टेम्परेचर है कि एक बंदे का बॉडी टेम्परेचर 37 है तो दूसरे का चेक करें जी यार इसका भी 37 है, इसको तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना, आपने फिर क्या करना है, उसको मेडिकली चेक करना है, आया इसका बीपी लो है या क्या मसला है इसके साथ, ठीक है। ये चीज़ वो बताना है एक्चुअली चाह रहा है। ये एग्जांपल ज़रा थोड़ी हट के है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसकी एग्जांपल में जो है ना, मतलब कि इसमें हम लोग लैंग्वेज स्किल्स को देखते हैं। उसकी एग्जांपल में टोकन टेस्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है। डिज़ाइन टू एवेलुएट ओरल वर्बल अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए डिज़ाइन है, ओरल वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, वर्बल अंडरस्टैंडिंग को। नोइंग ओनली नेम्स ऑफ कलर, फेमिलियर शेप्स एंड द मीनिंग ऑफ सच टर्म्स एज टच। उसके बाद है लार्ज एंड स्मॉल मीनिंग, ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक पेशेंट जिसकी ब्रेन की एक साइड मिसिंग, मतलब कि ब्रेन का कोई एरिया मिसिंग लग रहा है आपको, ठीक है, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस शो कर रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, उसको ना कुछ कलर्स देने हैं, कुछ शेप्स देनी है, ठीक है। और लार्ज एंड स्मॉल बॉक्सेस, मतलब कि उन बॉक्स के रेड कलर होंगे, ब्लू कलर होंगे, येलो कलर होंगे, ठीक है। और उनको कहना है कि अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स या साइज़ इनको आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर तो वो उनको प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आपने उसको पहले नॉर्मल पर्सन से और उसके बाद आपने उसको क्लिनिकल स्केल पे मेजर करना है, ठीक है। तो क्लिनिकल स्केल पे जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो क्या होगा कि वो पेशेंट जो है ना, आप उसको चेक करेंगे कि इसकी ब्रेन के किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आया वो परफॉर्मेंस एरिया में, वर्बल एरिया में, या किस एरिया में। परफॉर्मेंस फॉर मोर फ्रीक्वेंटली अमंग पेशेंट विद लेयन इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर देन इन दूज विद राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। मतलब एक पेशेंट जिसकी ब्रेन की वन साइड डैमेज है वो इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस देता है, जबकि जो लेयन के पेशेंट से अलग है, ठीक है। परफॉर्मेंस फॉर मोर फ्रीक्वेंट अमंग पेशेंट विद लेयन इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर देन इन दूज विद राइट हेमिस्फीयर, क्लियर। उसके बाद है इसमें ट्रायल मेकिंग टेस्ट की भी आ जाती है। ये दो तरह के, मतलब कि इसमें क्लाइंट को दो तरह के टास्क दिए जाते हैं। पहले टास्क में उसको क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड सर्कल्स को तुमने ना लाइन के साथ मिलाना है, ठीक है। वो जैसे वो क्या कहते हैं, तस्वीर बनाएं तो तस्वीर में डॉट्स लगे होते हैं और उनको कहते हैं जी इन डॉट्स को मिला के आपने तस्वीर बनानी है, इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड सर्कल को अरेंज करके लाइन लगा के उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, फर्स्ट टास्क। दूसरा टास्क में वो क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर देते हैं और लेटर्ड सर्कल देते हैं कि उनको कनेक्ट करो। फिर दोनों टास्क को मेजर करते हैं और देखते हैं कि उसने ये टास्क जो है वो कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है, कितने टाइम में उसने इस चीज़ को कवर किया है। और अगर इसने टाइम में इसने इस चीज़ को कवर किया है तो इसके ब्रेन का कौन सा एरिया जो है मिसिंग है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑल्सो इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंटेलिजेंस टॉपिक क्या है, पेट स्कैन, ठीक है। ये क्या फेमस टेस्ट है, इसमें हर डिजीज़ को हम लोगों ने मेजर करने के लिए मशीन्स होती हैं, ठीक है। हम लोग इसमें ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, हार्ट बीट चेकिंग, ठीक है। वी आल्सो यूज़ पेट स्कैन टू स्कैन द ब्रेन एक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्लूइड इनटू द ब्रेन, ठीक है। हम लोग इसके थ्रू क्या करते हैं, स्कैन करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी को कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव है और कौन सा हिस्सा इस टाइम एक्टिव नहीं है, ठीक है। पेट स्कैन में हम लोग ये करते हैं, ठीक है। और फ्लूइड जो है हमारे ब्रेन के, उनको हम लोग चेक करते हैं कि फ्लूइड्स इनटू द ब्रेन, ठीक है। पेट स्कैन फ्लो ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि FMRI टेस्ट,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, कुछ ब्रेन पार्ट तो ठीक तरह से फंक्शन कर रहे होते हैं, मगर जो कोई एक एरिया जो होता है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता है। जैसे पार्किंसंस डिजीज़ जो होती है, रशिया की बीमारी, उनमें होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रेशियो जो होती है ना, वो जो ब्लड में होती है वो ब्रेन तक कम जा रही होती है। मतलब कि ऑक्सीजन रेशियो कैन बी चेक इनटू द ब्लड एंड वी चेक ब्लड ऑक्सीजन वॉल्यूम सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। एंड टेस्ट शो दैट वीकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन परसीव लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड, दैट वाई दूज एरिया आर वीक। एफएमआरआई में हम लोग यही चेक करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे ब्रेन को प्रोवाइड हो रहा है वो कितना प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारा ब्रेन का कोई एरिया वीक है तो क्यों वीक है। जब उन्होंने इस चीज़ को रिसर्च किया, चेक किया, तो उनको ये पता चला कि अगर हमारे ब्रेन का कोई एरिया वीक है तो वो किस लिए वीक है, वो इसलिए वीक है क्योंकि हमारे ब्रेन के उस एरिया तक अप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। होप सो ये सारा मतलब कि इंटेलिजेंस का टॉपिक यहाँ पे कवर है। होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। दोबारा से देख लें, करंटली वाइडली यूज इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें स्टैनबर्ग का आता है, वेशलर का आता है, उसके बाद कोफन का आता है, उसके बाद वेशलर का एडल्ट के लिए आता है, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आती हैं। वेरी गुड, इज़ इट क्लियर। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।